हमारे जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, इन सब के बारे में हमने बड़ी सारी चीज़ें सोची थी कि जो तुम्हारा एनसीईआरटी है उसमें बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल भाषाओं में चीज़ों को समझाया गया है। इन्हीं सब बातों को आज हम अपने इस चैप्टर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखो, हम लोग को क्या लगता है कि यार बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है सिर्फ दवाइयाँ बनाना, है ना? तो सिर्फ दवा नहीं है भाई साहब, ये एग्रीकल्चर भी तो है। पॉलीथाइलिन का क्या मतलब है सर? अरे पॉलीथाइलिन यार वही जो हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, बोलते हैं भैया पॉलीथीन में 1 किलो आलू दे देना। जब भी हम रिसर्च की बात करते हैं तो बहुत सारे कैटेगरीज में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में नई नई चीजों का आविष्कार करते जा रहे हैं। अब गाइड आरएनए को हम Cas9 की पीठ पर बैठा देंगे विक्रम बेताल टाइप्स के और बोल देंगे जा भाई तुमको भूलना नहीं है बेटा, Cas9 है, ये Cas9 है तो Cas9 है, तुम्हारा काम है काटना, तुम जिंदा पैदा इसीलिए हुए हो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईज। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस शानदार से सीरीज में, जहां पर हम लोग अपनी एनसीईआरटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को वाइंड अप कर रहे हैं। हमने बायोलॉजी के 2 मेजर चैप्टर्स या फिर 2 मेजर पोर्शंस को अपनी एनसीईआरटी से उखाड़ फेंका है, मतलब कि हमने तैयारी कर ली है उनके बारे में पढ़ लिया है। हमने बड़े बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में समझा था, और अपने दूसरे लेक्चर में जब हम बात कर रहे थे तो हम अपने सेल स्ट्रक्चर के बियॉन्ड कुछ बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि हमारे स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन कैसे काम करते हैं, या फिर हमारे जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, इन सब के बारे में हमने बड़ी सारी चीज़ें सोची थी। अब आज का जो हमारा चैप्टर है वो थोड़ा सा इन बेसिक्स को छोड़ते हुए थोड़े एडवांस लेवल पर जाता है, और ये एडवांस लेवल कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। देखो, जब भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये बायोटेक्नोलॉजी मेजरली तुम्हारे क्लास 12th बायोलॉजी का पोर्शन है। क्लास 12th में बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जब भी तुम जाओगे इस एनसीईआरटी में तो तुमको 2 चैप्टर्स मिलेंगे जो कि तुम्हारे लिए बायोटेक्नोलॉजी की तरफ इशारा दे रहे होंगे। अब देखो, यहां पर मैं तुम्हें एक बात सिंपल बता देता हूं कि जो तुम्हारा एनसीईआरटी है उसमें बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल भाषाओं में चीज़ों को समझाया गया है। इतनी टेक्निकलिटी है वहाँ पर कि उसका इस्तेमाल जो है वो सिर्फ हमारे नीट जेई वाले स्टूडेंट्स करें तो ज़्यादा बेहतर है। वो यूपीएससी इतने डेप्थ में चीज़ों को नहीं पूछेगा। हमसे सिलेबस का पोर्शन ही ये कहता है कि भाई साहब तुमको ना अवेयरनेस होनी चाहिए, जनरल साइंस की अवेयरनेस होनी चाहिए। तो व्हाट वी मस्ट नो, इसकी क्या क्या टेक्निक्स हैं, बहुत हल्का फुल्का कि यहाँ कैसे काम करती होंगी, बट मोस्टली हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार ये बायोटेक्नोलॉजी किस चिड़िया का नाम है, ये क्या क्या कर सकता है, मेजर एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। इन्हीं सब बातों को आज हम अपने इस चैप्टर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके बेसिस पर तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी का जितना भी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसका एक बेसिक लेवल तो तुम्हारे लिए हमेशा से तैयार हो जाएगा। सो डू नॉट वरी अबाउट इट, लेट्स बिगिन। उससे पहले बस मैं आपको बता देता हूँ कि आपके लिए यहाँ पर मैं मिलता हूँ इसके बाद में। कुछ ही लोग अभी जो भी डाउट पूछ रहे हैं अपने, वो तो मैं उनको क्लियर कर ही दे रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने लिए वापस आगे की बात कर लेते हैं। इसकी PDF जो है वो आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके मिल जाएगी, या फिर आप इस बैच को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पेड बैचेस लेना चाहते हैं तो यूपीएससी प्रारंभ का ये बैच अपने कॉलेज ईयर्स के साथ में कंप्लीट करने के लिए है, और साथ ही साथ हमारे कुछ पेड प्रोग्राम्स जो कि आपके डिग्री ओरिएंटेड भी होते हैं इसके साथ यूपीएससी प्रिपरेशन है, मतलब BBA प्लस यूपीएससी, MBA प्लस यूपीएससी, MA प्लस यूपीएससी या BA प्लस यूपीएससी। तो इन सभी डिग्रीज में सिलेबस वगैरह सब यूपीएससी के हिसाब से ही सिलेक्टेड होते हैं, तो उतना टेंशन नहीं होता है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब भी हम लोग बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं हमारे सबसे पहला और सबसे बेसिक चीज हम आज देखते हैं, वो है हमारे लिए बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में तुमसे पूछ ही लेता हूं कि यार बताओ बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, तुम भी बिल्कुल सिंपल भाषा में तुम मुझे समझा सकते हो कि सर देखो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये बायोटेक्नोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द है भाई? पहला है बायोलॉजी, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, और दूसरा है सर टेक्नोलॉजी, इसमें भी कोई शक नहीं है। मतलब कि जब भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो बेसिकली ये एक ऐसा पोर्शन ऑफ बायो, देखो जब भी बायोलॉजी की बात होगी ना, यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि बायोलॉजी इज ऑलवेज रिलेटेड विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां पर हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात होगी, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ही अपने टेक्नोलॉजी के साथ कुछ ऐसा काम करेंगे कि या तो वो किसी एप्लीकेशन को जन्म देंगे। एप्लीकेशन का मतलब है कि वो हमें किसी तरीके से फ़ायदा पहुंचाएंगे। फ़ायदा कैसे पहुंचाएंगे भाई? फ़ायदा देखो पहुंचाएंगे, जैसे मान लो कि कोई बीमारी का इलाज ढूंढ दिया उसने, या फिर कोई बीमारी होने वाली थी उसको रोक दिया। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि यहाँ पर हमें चेंज होते हुए दिखाई देंगी। तो अगर हमसे कोई ऐसे यूं ही पूछ लेता है कि सर अच्छा वो सब तो ठीक है, ज़रा आप मुझे बताएं कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होगा, फिर
हम यहां पर बोल सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो सकता है, मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग सेल्स ऑन जेनेटिक स्ट्रक्चर, so that one can achieve solution in the fields of medicine, agriculture, इंडस्ट्री एंड रिसर्च। तो हमेशा समझना कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो कई बार, देखो हम लोग को क्या लगता है कि यार बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है सिर्फ दवाइयां बनाना, है ना, तो सिर्फ दवा नहीं है भाई साहब, ये एग्रीकल्चर भी तो है। एग्रीकल्चर के अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें सबके एग्जांपल्स देता हूं थोड़े थोड़े, ताकि तुम रिलेट कर पाओगे इन सभी चीजों को कि सर ये सबसे कैसे बायोटेक्नोलॉजी रिलेट कर रहा है। देखो जैसे मान लो मेडिसिन की बात की हमने, मेडिसिन में ना ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि मान लो हमने बात की बेटा कैंसर के ट्रीटमेंट की। हाँ, जैसे कैंसर हम लोग पहले बोलते थे कि सर कैंसर तो देखो सर हमें पता है कि हमने तो सिर्फ कैंसर देखा है कीमोथेरेपी में, मूवी में देखा है सर कि वो कीमोथेरेपी करा के आते हैं, बाल वाल गायब हो जाता है उनका, बड़ी दिक्कत की बात है सर कैंसर ट्रीटमेंट। लेकिन हम बोलते हैं कैंसर ट्रीटमेंट हमारे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से अगर तुम करोगे तो वो उसमें साइड इफेक्ट्स ना के बराबर है। और उसका एग्जाम्पल अगर मुझे तुम्हें देना हो तो मैं तुम्हें दूंगा क्या, कार टी सेल थेरेपी। अब ये क्या है, कैसे काम करता है, ये तुमको एडवांस क्लासेस में समझा दिया जाएगा, बट हाँ दिस इज वन ऑफ द थेरेपी जिससे कि हम लोग कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। दिस इज पॉसिबल नाउअडेज, है ना, ये बिल्कुल पॉसिबल है आज के डेट पर। सिमिलरली अगर एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करने पर हम लोग को क्या मिलता है बेटा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिसको हम लोग बड़े आम भाषा में जीएम क्रॉप्स बोलते हैं, है ना। जीएम क्रॉप्स का नाम तुमने सुना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं तुम्हें बताऊं तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुम्हें बताऊंगा क्या, बीटी कॉटन, ऐसे बड़े सारे हैं, बीटी कॉटन है, DMH11 है, गोल्डन राइस है, बड़े सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको कि हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई कर दे रहे हैं। नाउ देन कम्स द पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। जब भी हम लोग इंडस्ट्री की बात करते हैं बेटा, इस इंडस्ट्री में जैसे तुम्हारा एक बहुत ही शानदार प्रोडक्शन हो सकता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं बेटा बायोफ्यूल, या फिर हम दूसरा और एग्जांपल दे तुम्हें, बायोफ्यूल का मतलब क्या होता है, बायोफ्यूल में हम कुछ ऐसे एंजाइम्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करके उनसे बायोफ्यूल निकलवाते हैं जो कि बाद में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल हो। बायोफ्यूल मतलब क्या है, फ्यूल है, एक प्रकार का ईंधन है, उसको जलाने पर हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कार ड्राइव कर सकते हैं, हम लोग कोई भी व्हीकल को ड्राइव कर सकते हैं, जनरेटर चला सकते हैं, बड़े सारे काम हो सकते हैं इस बायोफ्यूल के दम पर। लेकिन ये बायोफ्यूल का मतलब क्या, कहाँ से निकलता है भाई, हम लोग बोलते हैं किसी सेल से निकलता है या फिर वेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से निकलता है। हम इन सब चीज़ों को जेनेटिकली मॉडिफाई करके काफ़ी अच्छा बायोफ्यूल प्रोडक्शन दिखा सकते हैं। और एग्जांपल दे देता हूं मैं इंडस्ट्री के तौर पर। आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा एक नया कॉन्सेप्ट चला है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। इसका क्या मतलब है, देखो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक एक ऐसे प्लास्टिक्स हैं, जैसे देखो कुछ प्लास्टिक्स तो ऐसे होते हैं जो तुमने देखा होगा वो पॉलीइथाइलिन के बनते हैं ना, पॉलीइथाइलिन। तो ये जो पॉलीइथाइलिन है वो क्या, पॉलीइथाइलिन का क्या मतलब है सर, अरे पॉलीइथाइलिन यार वही जो हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, बोलते हैं भैया पॉलीथीन में 1 किलो आलू दे देना। तो पॉलीथीन क्या है बेटा, पॉलीथीन छोटा फॉर्म है, हमें बोलना आसान होता है इसलिए पॉलीथीन बोलते हैं, लेकिन पूरा नाम क्या है उसका, पॉलीइथाइलिन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीथीन बोल देते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स बनाना भी एक नया तरीका है इंडस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी को देखना। इसके अलावा बेटा जब भी हम रिसर्च की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सम रिसर्च एज वेल। जब भी हम रिसर्च की बात करते हैं तो बहुत सारे कैटेगरीज में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में नई नई चीज़ों का आविष्कार करते जा रहे हैं। रिसर्च में देखो बहुत बार हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूँ। इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, बायो
फाउंडरीज, बायो फाउंडरीज। अब तुम बोलोगे कि सर ये सब एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, तो बेटा जो एनसीईआरटी में दिया है ना वो सब हम अगर पढ़ेंगे ना तो हमें यार यूपीएससी से सवाल नहीं मिलेंगे बेटा। एनसीईआरटी 12th क्लास की अगर तुम ज़्यादा बायो की पढ़ोगे तो वो तुम्हारा नीट जेई के लिए क्लासिफाई होता है, ना कि यूपीएससी के लिए। तो मैं तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो तुम्हारी यूपीएससी के बायोटेक्नोलॉजी का बेस बिल्ड करेगा। और अभी तो बहुत ही बेसिक सी बात हो रही है, ये बायो फाउंड्रीज क्या होते हैं सर? ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं अपने लाइफ में, कभी आज तक नहीं सुना बायो फाउंड्रीज क्या होते हैं। देखो बायो फाउंड्रीज का मतलब ये है कि ऐसा एक लैब, एक सिंपल सा तुम ऐसा समझ सकते हो कि ऐसा लैब जहां पर बहुत ही ज्यादा एडवांस रिसर्च हो रहा हो, एडवांस रिसर्च हो रहा हो किस फील्ड में? इन द फील्ड्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, तुमको एक बात का बेटा और अंदाजा बता दूं, मैंने क्या बोला कि आज की क्लास थोड़ी सी एडवांस लेवल पर चलेगी अपनी, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। तो अब इस एडवांसमेंट के साथ मैं तुम्हें ये भी बताना चाहूंगा कि देखो एक ना अपना एक पॉलिसी है, अभी इसी साल आई है, इस पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में अगर 2-4 लाइनें तुम्हें कहीं से मिले पढ़ने को तो पढ़ लेना, ये तुम्हारे लिए एक तरीके से होमवर्क जैसा हो सकता है। यहां पर मैं लिखता हूं तुम्हारे लिए वो नाम, इसका नाम है बेटा बायो E3 पॉलिसी। और इस बायो E3 पॉलिसी के अंतर्गत ही हम लोग को बड़े सारे बायो फाउंड्री सेटअप करने का सरकार पैसा दे रही है। तो गवर्नमेंट स्कीम के अंदर ही है बायो फाउंड्रीज, इसीलिए तो मैंने बोला कि बायोटेक्नोलॉजी में ये भी एक अपना हिस्सा प्ले करता है। तो इसका मतलब बड़ा ही सिंपल और साधारण सा है कि बायोटेक्नोलॉजी हमेशा और हमेशा सिर्फ मेडिसिन लाइन में नहीं होगा, बल्कि एग्रीकल्चर में भी होगा, इंडस्ट्री में भी होगा, रिसर्च में भी होगा। बात क्लियर है क्या? बायोटेक्नोलॉजी बहुत वाइडर टर्म है, लेकिन जब भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं बेटा तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 मेजर इंपॉर्टेंट पिलर्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब कि हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी है, ये बायोटेक्नोलॉजी के 2 मेजर पिलर्स हैं, 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। कौन कौन से पिलर्स हैं भाई, जरा हम देख लेते हैं बेटा। 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स की जो हम बात कर रहे हैं उनमें से एक का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरे का नाम है जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग, इन दोनों ही बातों के लिए मैं तुमको एक डिस्क्लेमर दूंगा इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में। तो तुम ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखोगे तभी तुमको समझ में आएगा कि अच्छा वो डिस्क्लेमर क्या था सर, ये तो आपने पढ़ाने के लिए ऐसा लिखा था, बट असल बात तो कुछ और ही है। तो हम उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन उसको जानने के लिए पहले हमें इन दोनों के बीच के डिफरेंस को भी समझना पड़ेगा। देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कैसे करें, एक चीज का सबसे पहले मैं तुम्हें एक बेसिक आइडिया दे देता हूं। क्या तुमको पता है कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है? जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम का मतलब तो तुमको पता होगा, जीनोम तो मैंने पढ़ाया था तुमको, कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। देखो अगर हमारे पास में एक कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए है, अगर हमारे पास में एक कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए है, और इनफैक्ट हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि एक इंसान के अंदर में लगभग 3.3 बिलियन ऐसे बेस पेयर्स होते हैं, है ना? और हम बोलते हैं कि ये पूरा वही बेस पेयर है, पूरा का पूरा जीनोम ही है ये। अब इस पूरे जीनोम में कई बार हमारे कई सारे बेस पेयर्स होंगे। इसमें बेस पेयर्स फॉर एग्जांपल हम अगर इसको ऐसे लिखें कि सर यहाँ पर लिखा होगा ए, मान लेते कुछ भी रैंडम एग्जांपल्स ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिखा होगा सी, फिर लिखा होगा ए टी जी ए सी, सी ए जी टी टी सी ए जी, ऐसे कुछ भी लिखा हो, है ना? हम बोलते हैं कि हम ना एक कॉपी पेन उठा लेते हैं और इनको एक एक करके जरा हम मेंशन करना स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर आता है ए लिख दिया हमने, दूसरे नंबर पर आता है सी, तो सी लिख दिया, और ऐसे कहाँ तक पहुंचे बेटा हम लोग? ऐसे पूरे के पूरे कितने हम लोगों ने पहुंचाए अभी तक? हम लोगों ने बोला कि भैया पूरा का पूरा जो 3.3 बिलियन बेस पेयर्स है ना, उस 3.3 बिलियन बेस पेयर्स का तुम एक एक सीक्वेंस मेंशन करो, एक एक बात, एक बेस पेयर के बाद दूसरा कौन सा आया उसका पूरा मेंशन कर दो। यही कहलाएगा क्या? जीनोम सीक्वेंसिंग।
अब इस जीनोम सीक्वेंसिंग से रिजल्ट ये निकला कि हम लोगों ने बड़े सारे कैटेगरीज इस बेसिस पर डिफाइन कर लिए कि देखो इस वाले जीन का पैटर्न का जो हिस्सा है वो हमें आंखों के कलर के बारे में बता रहा होगा, ये वाला जीन का हिस्सा जो है वो हमें इस बारे में बता रहा होगा, ये वाला जीन का हिस्सा जो है वो हमारे दूसरे चीज के लिए बारे में बता रहा होगा। मतलब हमारा शरीर का फिजिकल ट्रेट क्या है, और सिर्फ बाहरी देखने वाला ट्रेट नहीं कि हम लंबे हैं, मोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, जो भी हैं, ये बातें नहीं हो रही है। हमारा रंग कैसा है या फिर जो भी चीजें तुम बताते हो, सिर्फ आउटर ब्यूटी की बात नहीं हो रही है। हम इंटरनली कैसे काम करते हैं, हमारा हार्मोन सिक्रेशन कैसा होता है, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, इन सभी चीजों के लिए भी ऐसे ही जीनोम्स के कुछ हिस्से रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अब ये समझ में आया कि यार ये तो फिर पूरा दिमागी हो गया हमारे तरीके से। इसीलिए तो भैया हम लोगों ने न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोला था। क्यों? क्योंकि सारा का सारा प्रोसेस जो है वो जीनोम से होना है, और ये जीनोम बैठा कहां पर है? न्यूक्लियस के अंदर बैठा है। ये तो हमने पढ़ा था ना, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर सारा वो जीनोम, डीएनए स्ट्रक्चर जो क्रोमेटिन फाइबर से शुरू होते होते डीएनए तक गया था, और उसी डीएनए के कंप्लीट सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। यही तो बातें की हमने। अब बेटा क्या है कि मान लो कि अब हमें पता चल गया कि अच्छा हम तुम्हारे सामने चलो ये दिखा देते हैं। मान लेते हैं कि सर आज के टाइम पर हमने जीनोम सीक्वेंसिंग करके ये पता कर लिया है कि जो अभी अभी आपने पिंक कलर से ड्रॉ किया है बेस पेयर, वो बेस पेयर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? दीज बेस पेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर आई कलर। आई कलर। तो अब हम ऐसा करते हैं सर कि हम जब एक बच्चा पैदा होने लगेगा ना, तो उसके एक सेल को निकाल कर जो एक सेल होगा उसी सेल में क्या करेंगे हम लोग ना, ये जो जीनोम का बेस पेयर है इसमें ऐसा चेंज कर देंगे, ऐसा चेंज कर देंगे, जो इसका आई का कलर ब्लैक होने वाला होगा, जो इसके आई का कलर ब्लैक होने वाला होगा। सर हमें ब्लू आईज हिप्नोटाइज करती है, मैनू बड़ा पसंद है, तो हमने इसके आँख का कलर सर हमें ब्लू बनाना है। तो हमने क्या किया, इसका बेस पेयर एक दो ऐसे बदल दिए कि अब जो बच्चा पैदा होगा वो उसकी आंखों का कलर कैसा हो जाएगा बेटा? नीले रंग की आंखें उससे पैदा होगा। वो बड़ी अजब बात है यार, इतना पावरफुल चीज है ये। हाँ भैया, इतना पावरफुल चीज है कि मतलब अगर हमने जीनोम के सीक्वेंस में थोड़ी बहुत बदलाव की ना, तो हमारा पूरा का पूरा जो ट्रेट है वो ही बदल जाएगा यार। मतलब जैसे हम लोग दिखते हैं, जैसे हमारा बॉडी अंदरूनी तरीके से फंक्शन करता है, उसको हम छेड़छाड़ कर सकते हैं। किसके वजह से? इन जीनोम के सीक्वेंसेस को बदल के। जैसे कि मान लो यहाँ पर TCAG कुछ ऐसा लिखा है, तो हमने बोला कि नहीं नहीं TCAG नहीं, तुम क्या कर दो TCTTG कर दो, TCTTG कर दो। अरे ये नया निकल गया यार, पहले तो TCAG था, अब क्या हो गया? TCTTG हो गया। अब तो बड़ी अंतर आ गई। तो ये जो ऐसे बेस पेयर के बदलाव होते हैं ना, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इन्हीं को हम लोग बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग में बदलाव करना। अब ये जीनोम सीक्वेंसिंग में बदलाव करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा तरीका कहलाता है जीन एडिटिंग। दोनों में हम लोग किसको चेंज करना चाहते हैं? हम लोग जीनोम के सीक्वेंस को चेंज करना चाहते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात हो चाहे तुम जीन एडिटिंग की बात हो, इन दोनों ही केसेस में हम क्या लिख सकते हैं भाई कि हमें ना जीनोम सीक्वेंस में बदलाव चाहिए। यहां पर भी हम लिखते हैं चेंज इन जीन्स, मतलब कोई स्पेसिफिक जीन में चेंज लाना है, चेंज इन एनी स्पेसिफिक जीन ऑफ जीनोम। हमारे जीनोम का कोई स्पेसिफिक जीन चेंज करना चाहते हैं, और यही एक बात हम लोग यहां पर भी लिख देते हैं। यही सेम टू सेम बात है ना। ऐसी ही क्वालिटी हमें चाहिए इधर भी, मतलब कि दोनों के दोनों प्रोसेस काम तो एक ही करते हैं, बस दोनों का तरीका अलग अलग है। अब ये तरीका अलग अलग होने का क्या मतलब है? तरीका कैसे अलग हो जा रहा है सर, ये समझा दो हमें। लो भाई अभी समझा देते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं बेटा कि मान लो कि अगर वापस से मैं तुम्हें वही ड्रॉ करके समझाता हूं कि अगर मान लो कि एक हमारे पास में बेस, हमारा डीएनए का जीन है भाई। हमने मान लिया कि भाई देखो सर यहाँ पर आपने बना दिया है हमारे समझ के लिए एक जीनोम या फिर एक जीन का हिस्सा बना दिया है। अब हमने क्या किया सर, हमने क्या किया, हमने एक बात को समझा कि भाई देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो जीन है वो यार अपने किसी काम का नहीं है, और इसके बदले अगर हमने कोई एक नया जीन इसमें लगा दिया तो भाई साहब मजा ही मजा आ गया। तो हमने पकड़ा एक दूसरे इंसान को, हमने पकड़ा एक दूसरे जीव जंतु को, दूसरा जीव जंतु भी काम आ जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि हमने बोला कि यार वो तो सर किसी का भी डीएनए का तो वही सेम नेचर होता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में कोई अपना दूसरा कोई स्पेशीज था, है ना, उसका डीएनए जो था वो ऐसा था,
हमने कहा कि सर बहुत ही बढ़िया, ये क्या है भाई, ये अदर स्पेशीज है, अदर स्पेशीज, अदर स्पेशीज। और यहां पर ये कौन है, ये मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं बेटा, ये जो अदर स्पेशीज है ये यहां पर है, मान लेते हैं ह्यूमन बीइंग। और ये किसका सेगमेंट है, हमने बोला अरे सर ये तो एक बैक्टीरिया का डीएनए है। लो भाई बैक्टीरिया का डीएनए है। हमने बोला एक काम करते हैं सर कि इंसानों का डीएनए का एक हिस्सा काट कर बैक्टीरिया के डीएनए में मिला देते हैं, मजा ही आ जाएगा। अरे ये भी हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है भैया, जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये भी पॉसिबल है। तो हमने क्या किया, हमने ना इस इंसानों के डीएनए को निकाला और इसको यहां से और यहां से काट डाला। और सिमिलरली हमने बोला भैया यहां से भी काटो यार, इसको भी काटो, काट दो इसको। और इस वाले पोर्शन को जो कटा है, ये वाला हिस्सा जो है वो यहां पर ट्रांसफर कर दो भाई, मतलब कि यहां पर डिलीट और ऐड कर दो, ऐसा कुछ। हमने क्या बोला भाई कि इस जो ओल्ड वाला हिस्सा उसको क्या कर दो भाई, कट कर दो, और जो न्यू वाला है, न्यू वाले को ऐड कर दो, यही तो होगा। तो अब हमारा जो रिजल्टेंट डीएनए है बेटा वो कैसा दिख रहा होगा, वो हमें दिखेगा ऐसा कुछ, हमें कुछ ऐसा दिख रहा होगा भाई। बताओ भाई क्या ये बात समझ में आई क्या? ये नया जीन बन गया क्या? ये पहले जैसा तो नहीं है। क्या बोला हमने, चेंज इन एनी स्पेसिफिक जीन ऑफ जीनोम। तो क्या हमने कोई एक स्पेसिफिक बदलाव यहां पर कर दिया क्या? पहले जैसा तो नहीं दिख रहा है भाई, पहले तो ऐसा था, अब ऐसा हो गया। अब ये ऑरेंज कलर वाला जीन किसका है, तो इंसानों का है भाई, और इसको किसके अंदर हम भेज रहे हैं, अब बैक्टीरिया के अंदर भेज रहे हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है बेटा, पूरा प्रोसेस, इसका क्या कहना है, इसका कहना है कि ये जिसमें भी एक ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी दूसरा फॉरेन स्पेशीज प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर फॉरेन स्पेशीज का डीएनए प्रेजेंट होना चाहिए भाई। अगर इस फॉरेन स्पेशीज का डीएनए किसी दूसरे जगह पर तुम लगा दोगे तो तुम इसी को क्या बोल सकते हो, तुम इसी को बोल सकते हो, इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलोगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब इससे क्या हुआ, तुमने चेंज कर दिया किसी भी जीन में, तुमने जीनोम के किसी एक हिस्से में कट करके चेंज कर दिया भाई साहब, लो भाई चेंज हो गया। अब यहां पर देखते हैं भाई जीन एडिटिंग का क्या हिसाब किताब है। जीन एडिटिंग में भी क्या हमने बोला कि भाई जीनोम का कोई भी स्पेसिफिक हिस्सा जो है हम चेंज कर देंगे। हमने कहा अच्छा भाई कैसे करोगे चेंज, इसने कहा ले भाई बहुत ही आसान है। फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं हमने बोला कि मान लो कि हमारे पास में एक जीनोम का सीक्वेंस है। हमने कहा ठीक है भाई मान लिया, और बताओ आगे। इसने बोला बस अभी मानते रहो, बताएंगे भी आगे, टेंशन मत लो। इसने बोला कि भाई देखो बहुत ही सिंपल सा फंडा लेते हैं, हमको किसी सूत्रों से पता चला है। अब बेटा इनका सूत्र पता है क्या है, इनका सूत्र है जीनोम सीक्वेंसिंग। तो बोल रहे हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग से हमें पता चला है कि यहां पर यार कुछ हमारे पास में ऐसे जीन हैं, ऐसे जीन के हिस्से हैं जो कि यार फॉल्टी नेचर के हैं, फॉल्टी हैं, इनके रहने से ना शरीर में दिक्कतें हो रही हैं यार, ये ना रहें बल्कि ज़्यादा अच्छा है, इनको काट के हटा दो यार। हाँ हटा देते हैं इसको काट के। मतलब कि हमने बोला कि भाई साहब देखो यहां का अगर कोई हिस्सा फॉल्टी है तो इसमें किसी भी फॉरेन स्पेशीज के डीएनए को लगाने की बात नहीं हो रही है, इसमें बस ये हो रहा है कि यार देखो फॉल्टी है ना भाई, काट के हटा देते हैं उसको, काट के हटा दो हमेशा हमेशा के लिए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बवाल ही खत्म। तो इन्होंने बोला कि भाई देखो बड़ा ही सिंपल एक काम करते हैं सर, वो ही कैंची उठा लेते हैं और कैंची से कट यहां लगा देते हैं, दूसरा कट यहां लगा देते हैं और ये वाला हिस्सा काट के निकाल देते हैं। और काट के निकाल देंगे तो जो बचा हुआ हिस्सा दिखेगा हमें, वो ही रिजल्टेंटली अपने आप ही वो जुड़ जाएगा, है ना। तो हमारा जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा, रिजल्टेंट प्रोडक्ट कैसे दिखेगा भाई, लो भाई रिजल्टेंट चेंज हो गया। मतलब पहले के अपेक्षाकृत अब इसके अंदर में कम बेस पेयर्स हैं, मतलब कि हमने जो यहां से और यहां बाकी चीजें जो यहां से यहां तक कट कर दिया था वो गायब हो गए भाई साहब, वो है ही नहीं। यही हमारे लिए क्या है, अब रिजल्टेंट डीएनए है,
यही हमारे लिए रिजल्टेंट डीएनए है। इसमें क्या किसी भी प्रकार के फॉरेन डीएनए का इंक्लूजन किया हमने? नहीं, इसमें नहीं किया। लेकिन क्या हमारा जीनोम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया क्या? हाँ भैया चेंज हो गया, पहले से तो चेंज हो गया, और जो खराबी थी वो भी हट गई है, अब कोई खराबी नहीं है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जीन एडिटिंग बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? जीन एडिटिंग बोलेंगे। अब ये बात क्या तुम्हारे दिमाग में बची क्या? दोनों का अंतर समझ में आया? एक में यार हम लोग काटने के बाद एक फॉरेन स्पेशीज का डीएनए मिक्स कर देंगे उसमें, तो कहलाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। लेकिन अगर हमने सिर्फ उसको कट कर दिया, कट करने के बाद ही हमने उसको एक रिजल्टेंट फॉर्म में उसको आपस में जोड़ने दिया, कोई भी फॉरेन डीएनए नहीं ऐड किया, तो ये क्या बन गया हमारा प्रोसेस? ये बन गया हमारा जीन एडिटिंग का प्रोसेस। बताओ भाई, इतनी बातें तय हैं क्या? इसमें कोई भी दिक्कत, समस्या, दर्द, दुख किसी भी प्रकार की मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट नेक्स्ट? तो हमने बोला कि सर फिर ऐसा क्या हो जाएगा? हमने कहा कि ठीक है भाई, देखो तुमको एग्जाम्पल दे देते हैं हम इसके लिए, तुम्हें अगर यकीन नहीं होता है। एग्जाम्पल हम लोग सबसे पहले समझते हैं अब यहां पर जेनेटिक इंजीनियरिंग को। जेनेटिक इंजीनियरिंग ये क्या होता है, किस भला का नाम है, जरा समझते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग को मैं जरा डिफाइन कर देता हूं। हम लोग लिखते हैं कि इट इज अ प्रोसेस by which a segment of genome या gene is replaced by adding some foreign DNA। फॉरेन डीएनए का मतलब है कि दिस इज द डीएनए ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, डीएनए ऑफ डिफरेंट स्पेशीज। हाँ मतलब स्पेशी, प्रजाति अलग हो जानी चाहिए। जैसे कुत्ता है तो कुत्ते के अंदर बिल्ली का जीन डाल दें, कुत्ता है तो उसके अंदर वायरस का जीन डाल दें, कुत्ता है तो उसके अंदर हम बैक्टीरिया का जीन डाल दें, मतलब इस तरीके से चेंज करने की बात हो रही है। तो यहाँ पर स्पेशीज ही बदल जाना चाहिए, है ना, स्पेशीज बदल जाए कि कुत्ते के अंदर मधुमक्खी का हम कोई भी जीन डाल दें। ये सब क्या अलग अलग स्पेशीज है, कुत्ता अलग स्पेशीज, मधुमक्खी अलग स्पेशीज है, ऐसे छेड़छाड़ करने की बात हो रही है। दिस विल बी नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इसका एक बहुत ही शानदार टूल है। अगर हम इसके टूल्स की बातें करें तो इसका एक टूल बहुत ही बढ़िया है, जिसको हम लोग समझते हैं कैसे। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टूल या टेक्नोलॉजी। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कुछ कंपोनेंट्स हैं, बिना उसके कोई काम ही नहीं होगा। जैसे कि हमें क्या क्या चाहिए, तुम खुद सोचो। अच्छा, हमको सबसे पहले बेटा वो चाहिए ना जो कि हमारा एक डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए काट दे। सबसे पहले तो यही है। तो हमें सबसे पहला जो इनके कुछ फर्दर टूल्स की जरूरत पड़ेगी वो होगा, सबसे पहला हमारे पास में एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। हाँ, नाम थोड़े से आज अलग अलग मिलेंगे तुम लोग को फॉर श्योर, और थोड़े नए नाम भी होंगे, कई बार पढ़ने पर याद हो जाएंगे, डोंट वरी। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और क्या चाहिए हमें चाहिए लाइगेज एंजाइम। अच्छा, ये सब सर क्या है एक्चुअल में, मतलब जो हम लिख रहे हैं ये सब क्या है? हमने बोला यार देखो ये सब एंजाइम्स हैं बेटा। तुमने बोला सर एंजाइम क्या होता है? हम तुम वो समझो इसको कि ये प्रोटीन जैसे कुछ चीज़ें हैं। फिर तुमने पूछा सर कहाँ से पाएंगे हम इनको? तो मैं तुम्हें सिंपली समझा सकता हूँ कि भाई देखो, इनको हम लोग बैक्टीरिया के अंदर से पाते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर से हम इनको निकालते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, लाइगेज एंजाइम है, सब बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। हम इनको चुरा लेते हैं, हम वहाँ बैक्टीरिया से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेसिफिकली कैसा काम करता है? हमने बोला कि सर ये तो देखो हमने कहीं पढ़ा है कि मॉलिक्यूलर सीजर के जैसा काम करता है। मॉलिक्यूलर सीजर मतलब कैंची के जैसा कट काट देता है। मॉलिक्यूलर सीजर का मतलब है क्या काम करेगा भैया? ये डीएनए सेगमेंट को कट करेगा। क्या काम करेगा? इट विल कट द डीएनए सेगमेंट। और डीएनए सेगमेंट, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इट विल कट द रिक्वायर्ड डीएनए सेगमेंट, है ना, ऐसा लिख देते हैं। रिक्वायर्ड, जो जरूरत है वही काटेगा भाई साहब, ऐसा थोड़ी ना कुछ भी काट के चला है। यहां पर क्या लिखना है हमें? रिक्वायर्ड।
रिक्वायर्ड डीएनए सेगमेंट, जो जरूरत है, जहां से जरूरत है, जहां पर काटना है वहीं पर काट के चलाएगा। अच्छा, दूसरा क्या है भाई, दूसरा क्या है, लाइगेज एंजाइम की हम बात कर रहे हैं। लाइगेज एंजाइम कैसा है सर? हमने बोला यार देखो, तुम जैसे ही उसको काट के दूसरे नए जीन में जब चिपकाओगे, अरे चिपकाना पड़ेगा भाई, तुम वहां रख के आ जाओगे अपने आप ही, कोई जादू मंत्र थोड़ी ना कि तुमने तो फूंक दिया तो जुड़ जाएगा अपने आप ही। भाई तुमको जोड़ना पड़ेगा ना उन जीन्स को, उस पूरे डीएनए स्ट्रक्चर को जो तुमने काट दिया है उसमें एक नया जीन फिट करने गए हो, तो नया जीन फिट होने के बाद क्या कोई स्विच और प्लग का सिस्टम थोड़ी ना जाके उसको तुम सीधे चला के बटन ऑन कर दोगे, ऐसे नहीं चलेगा भाई। तुमको क्या चाहिए, ग्लू चाहिए, ग्लू। लेकिन वो अपना कोई फेविक्विक फेविकोल की जोड़ नहीं चाहिए अपने को। कैसा चाहिए? हमें चाहिए यार मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए बेटा मॉलिक्यूलर ग्लू चाहिए। ये क्या करेगा? हम बोल रहे हैं कि इट विल अच्छा मॉलिक्यूलर ग्लू चाहिए, तो मॉलिक्यूलर ग्लू का नाम क्या है? लाइगेज एंजाइम। ये क्या करेगा? इट विल join the DNA segment of two different species at required place। मतलब कि जो हमारा डीएनए सेगमेंट दो अलग अलग प्रजातियों का था भाई, दो अलग अलग स्पीशीज का था, लेकिन हम उनको यथास्थान जोड़ना चाहते थे, तो जहां जोड़ेंगे उसमें जोड़ने में हेल्प करेगा ये बात क्लियर हो गई। तीसरी बात करते हैं इसमें, और क्या चाहिए हमें? तीसरा बेटा एक बहुत ही शानदार चीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर, जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है। अरे ये क्या हो गया भाई, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लो कि डेंगी है भाई, डेंगी है ना, डेंगी। अब चलो टाइफॉइड ले लेते हैं, टाइफॉइड। तो कई बार हम लोग को यार बचपन में लगभग सभी को टाइफॉइड हुआ ही होगा, डॉक्टर के पास चेक कराने गए, ब्लड सैंपल टेस्ट कराया, चला भैया टाइफॉइड निकल गया। तो टाइफॉइड बेसिकली क्या है? ये टाइफॉइड क्या होता है? हमने बोला सर ये एक बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है भाई, क्या नाम है इसका? हमने बोला सर साल्मोनेला टाइफी इसका जो है वो बैक्टीरिया का नाम है। तो हमें पता है, अच्छा बढ़िया बात है यार। तो अगर साल्मोनेला टाइफी तुम लोग को पता है ये चीज़, और इससे टाइफॉइड होता है, तो लेकिन ये टाइफॉइड तुमको होता किस कारण है ना? तो तुम इस बात को जानते हो कि सर मच्छर के काटने से होता है, ये मैं पता है, मच्छर के काटने से हो जाता है। तो भाई मच्छर ने क्या किया? मच्छर ने किसी भी साल्मोनेला टाइफी नाम के वायरस को अपने अंदर भर लिया था, और वो बढ़िया उड़ते उड़ते आया और यहाँ पर बैठा, और जैसे उसने अपनी डंक धसाई हमें, तो अपना खून चूसने के चक्कर में हमारा उसने जो ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया था ये भी हमारे शरीर के अंदर भेज दिया उसने। अनजाने भेजा, उसको पता नहीं था, लेकिन भेज दिया उसने यार। अब भेज दिया तो अब हम तो बीमार पड़ गए, हमें तो भाई ये बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया हमारे ऊपर, और जैसे ही इस बैक्टीरिया ने अटैक किया तो फिर हमारा गया काम। तो मोटा मोटा मुद्दा हम यही समझ रहे हैं यहाँ पर कि यार देखो क्या होना है कि एक वेक्टर की जरूरत है। मच्छर यहाँ पर क्या है? वेक्टर है। वेक्टर मतलब सामान ढोने वाला, जैसे कि पोस्टमैन। तो वेक्टर का काम करता है, कहीं से सामान उठाता है और कहीं पर भेज देता है, बस वो वेक्टर का काम होता है। तो वेक्टर यहाँ पर कुछ कुछ चाहिए हमें। अब वेक्टर यहाँ पर क्या होता है अभी थोड़ी देर में हम चर्चा कर लेते हैं। इसके अलावा हमें चौथे नंबर पर चाहिए बेटा, चौथे नंबर पर चाहिए हमें होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हम लोग नया वाला जीन फिट करने जा रहे हैं, उसी को क्या बोलेंगे? होस्ट ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लोग लिख सकते हैं, इसको कैसे दिखाएंगे? हम बोलेंगे कि भाई देखो, दीज आर द ऑर्गेनिज्म inside which new genes of different species is about to be transferred, ऐसा लिख लेते हैं। मतलब जिसके भी अंदर ये डिफरेंट स्पेशीज का डीएनए ऐड करके हम उसके अंदर भेजेंगे,
उसी उसी ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल देंगे, होस्ट ऑर्गेनिज्म बोल देंगे। जैसे कि इंसानों का जीन अगर बैक्टीरिया में भेज दिया गया तो बैक्टीरिया यहाँ पर क्या बन जाएगा, होस्ट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, है ना। तो इतनी बातें क्लियर हो गई भाई। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब ये कैसे काम करता है, बहुत ही सिंपल है यार। मान लेते हैं कि इंसानों के पास में एक सेल है, ये वाले स्ट्रक्चर तो जानते होगे तुम। हम बोलते हैं ये कैसा सेल है, हमने बोला भैया ये बीटा सेल है। बीटा सेल क्या करता है भाई, बीटा सेल क्या करता है, बीटा सेल बेटा इंसुलिन पैदा करता है। समझे क्या, क्या पैदा करता है बीटा सेल, बीटा सेल प्रोड्यूसेस इंसुलिन। अच्छा इंसुलिन क्या है बेटा, इंसुलिन एक ऐसा एंजाइम है हमारे शरीर में जो कि हमारे शरीर के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है। हमारा ग्लूकोज स्पाइक ज़्यादा ना हो जाए, ग्लूकोज की मात्रा कम ना हो जाए, एनर्जी बराबर मिलती रहे, इन सभी चीज़ों को कौन मैनेज करता है भाई, इंसुलिन मैनेज करता है। तो बीटा सेल जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। ये कब की बात है भाई, ये नॉर्मल ज़िंदगी में तो यही होता है। लेकिन किसी बीमारी ज़िंदगी में क्या होता है, मान लेते हैं कि पेशेंट कोई है और पेशेंट जो है उसका हम बोलते हैं कि उसको है भाई साहब टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ अभी तक के लिए हम बोलते हैं कि भैया ये तो इनक्यूरेबल डिसीज़ है। क्यों, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो जेनेटिक नेचर का होता है। अब ये जेनेटिक नेचर में इसने पेशेंट को जैसे इंट्रोड्यूस किया तो भाई साहब उसके यहाँ पर उसके शरीर के अंदर में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। उसके शरीर में जब इंसुलिन नहीं बन रहा है तो काहे बात का वो शुगर मैनेजमेंट कर पाएगा। शुगर का मैनेज नहीं होगा तो सही तरीके से एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी कभी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी कभी नहीं मिलेगी, तो इसमें इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से। तो हमने कहा कि यार अब क्या करें, अब तो पेशेंट के पास में टाइप 1 डायबिटीज़ होकर पैदा हो चुका है, अब तो चेंज भी नहीं कर सकते। हमने बोला अरे ऐसे कैसे चेंज नहीं कर सकते, अभी दिखाते हैं। हमने बोला कि प्रॉब्लम किस में भाई, बीटा सेल में है। बीटा सेल ही सही प्रकार के इंसुलिन नहीं बना पा रहा है बेचारा, इसीलिए वो क्या हो रहा है, दिक्कत कर रहा है। हमने कहा कि एक काम करते हैं यार, इंसानों को इंसुलिन चाहिए, है ना। इंसानों को क्या चाहिए भाई, इंसुलिन चाहिए। हमने कहा इंसुलिन देते हैं यार इनको, इंसुलिन बाहर से देते हैं, ओरल दे देते हैं, कुछ भी खा लेंगे, टैबलेट खा लेंगे, नहीं इंजेक्शन लगा देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन इतना सारा इंसुलिन आएगा कहाँ से, सारे डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए। तो इनका कहना था कि भाई देखो शुगर वाले पेशेंट के मरीज जो हैं, मतलब डायबिटीज़ मतलब शुगर है, तो शुगर के जो मरीज हैं वो बेसिकली क्या करेंगे, इंसुलिन कंज्यूम करना स्टार्ट कर दें। इंसुलिन शरीर के अंदर में जाएगा, वही तुम्हारे ग्लूकोज को मेंटेन कर देगा। उसके लिए इंसुलिन इतना मिल नहीं रहा था, तो इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया को पकड़ा और बैक्टीरिया के अंदर इंसान के इस बीटा जीन के बीटा सेल के अंदर में जो इंसुलिन जीन प्रोड्यूस करता था उसका रेसिपी डाल दिया बैक्टीरिया में। अब ये मस्त बैक्टीरिया भी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है। हाँ यही तो एप्लीकेशन है कि अब मस्त हम लोग बैक्टीरिया से अथाह हम लोग इंसुलिन प्रोड्यूस करवा ले रहे हैं और वो हंसी खुशी कर भी रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं, उसको मस्त खाने पीने को हम लोग दे ही देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग के लिए यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा तरीका हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर सिंपल सा तरीका क्या है कि मान लेते हैं कि इस बीटा सेल के न्यूक्लियस में एक हिस्सा था। हमने बोला कि ये जो हिस्सा था वो हमें ट्रांसफ़र करना है भाई, उसको पहले ही हम काट चुके हैं ना, ये एक बड़े चेन का हिस्सा था, हमने यहाँ पर पहले से ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वगैरह लगा के इस हिस्से को काट दिया है। नाउ दिस प्योर पीस इज नेम्ड एज आई जीन। क्यों भाई, क्योंकि इसके पास है रेसिपी फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन। इंसुलिन कैसे बनाता है, कैसे बनाते हैं, इसका पूरा का पूरा लेखा जोखा कहाँ पर है भाई, इसी जीन के अंदर में पड़ा हुआ है। अब जिसको ये जीन मिल जाएगा वो यही काम कर लेगा। तो हमने बोला कि हमने इसके अगेंस्ट में पकड़ा एक बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं क्या, ई कोलाई। ई कोलाई का एक अलग चीज ये था कि यार देखो इसके अंदर ना एक प्रकार का और डीएनए होता है, ये वाला डीएनए, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा डीएनए है भाई साहब ये। वैसे तो वायरस के पास में और बैक्टीरिया के पास में और भी डीएनए होता है, लेकिन ये एक समझ लो एक्स्ट्रा डीएनए है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, आप स्टार्ट करो, देखते हैं बाद में। तो इन्होंने बोला कि ठीक है भाई देखो, अगर तुमको ये वाला जीन मेरे अंदर डालना है
तो तुम एक काम करो, सबसे पहले मेरा प्लाज्मिड निकाल लो, वहाँ से बात फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। हमने कहा अच्छा भाई ठीक है, लाओ प्लाज्मिड दे दो अपना। तो इसमें क्या हुआ कि प्लाज्मिड जो है वो हमें मिल गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्लाज्मिड। क्या है ये, हम बोल रहे हैं कि ये हमारे पास में एक्स्ट्रा सेल्यूलर सर्कुलर डीएनए है। मतलब कि ये एक प्रकार से घेलुआ बोलते हैं हमारे देसी भाषा में उसको, है ना। हाँ यही बोलते हैं यार, एक्स्ट्रा मतलब फ्री फंड में कुछ भी ले लो। तो इसने बोला कि भाई देखो ये जो प्लाज्मिड है ना, प्लाज्मिड कैसा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर सर्कुलर डीएनए है। तो एक सर्कल नेचर का डीएनए बना लेना तुम, है ना। सर्कल नेचर जैसे डीएनए बनता है, डीएनए अभी तक हम लोग सीधे सीधे बनाते थे, उन्हीं सीधे सीधे को तुम जोड़ दो दूसरे एंड से, तो वो जो सर्कल बन गया वही क्या बन गया तुम्हारे लिए, वही बन गया तुम्हारा सर्कुलर डीएनए। तो यहाँ पर वही हिस्सा है। हमने कहा ठीक है भाई, वेरी गुड। क्या करते हैं, इसके भी कट लगा देते हैं यार, यहाँ से भी और यहाँ से भी कट लगा देते हैं। जो ये हिस्सा निकलेगा उसमें ये आई जीन जोड़ देंगे फिर हम। तो हमने यही किया। हमने क्या किया, हमने इस के जगह पर हमने अपना एक आई जीन जोड़ दिया भाई, ये लो। अच्छा, इसी चीज को अब हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे बना दे रहे हैं, है ना। एक सिंगल लाइन है तो उसी लाइन को जोड़ दिया हमने। अब इसको जोड़ने के लिए भी हमने क्या बोला था, यहां पर चाहिए होगा क्या, गम चाहिए होगा भाई, यहां पर भी और यहां पर भी। अच्छा, ये जो गम की जरूरत यहां पर पड़ रही, गम मतलब दुख नहीं यार, ग्लू की जरूरत पड़ रही है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लाइगेज एंजाइम बोलते हैं, इसी को लाइगेज एंजाइम बोलते हैं। और यहाँ पर जो कैंचियाँ दिख रही हैं तुमको, कट काटे जा रही हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जैसे यहाँ पर भी इसने कट किया तो इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो यहाँ पर एक चीज़ देखना, जैसे ही ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो ऐड हो जाएगा, वो जैसे ही पूरा का पूरा हिस्सा ऐड हो जाएगा, मान लो कि ऐसा कुछ जेनेटिक चेंजेस जो थे वो चेंज कराने के बाद वो कुछ ऐसा दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर आरडीएनए बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए। तो अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिला ना, तो हम बोल रहे हैं भैया इसी को सिंप्लीफाई करके क्या करो, इसी को तुम चुपचाप से कहाँ पहुंचा दो, तुम सीधे पहुंचा दो सीधे उस बैक्टीरिया के अंदर में। हमने बोला अच्छा भाई, अभी तक हमारे लिए जो बैक्टीरिया था वो कुछ ऐसा था, हमारे लिए ये जो बैक्टीरिया था बेटा, बैक्टीरिया हमारे लिए पोपला था, है ना। पोपला मतलब क्या था, मतलब उसके अंदर कुछ था ही नहीं ऐसा। हमने बोला कि सिंपली एक काम करते हैं यार, इसके अंदर जो है यही वाला जो है स्ट्रक्चर डाल देते हैं, यही वाला ऐड कर देते हैं। तो ये कैसा बन जाएगा भाई, ये देखो कैसा बन जाएगा। हमने बोला कि भाई देखो यही सेम टू सेम अगर चाहिए तो सेम टू सेम में तुम्हें देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा भाई, और इसके अंदर जो प्लाज्मिड था वो प्लाज्मिड कुछ ऐसा दिखेगा भाई। प्लाज्मिड कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब इस वाले ई कोलाई में और इस वाले ई कोलाई में अंतर है कि नहीं, ई कोलाई बोल रहा हूं यार बार बार, क्या बोल दिया मैंने, ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया। लेकिन अभी ये कैसा बन गया भाई साहब, इसके अंदर किसका जीन ऐड हो गया, इंसानों का जीन ऐड हो गया, इंसानों का जीन ऐड हो गया है। तो अब इस खासियत, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बेटा हम लोग नाम देते हैं ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो यहां से कुछ बातें, अच्छा ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या कर पाएगा भाई, हम बोलेंगे कि अब ये भी इट विल ऑल्सो सीक्रेट इंसुलिन, it will also secrete insulin, it will also secrete insulin। बातें क्लियर हो गई, इजी तो है यार, है ना, इजी तो है।
तो यही तो बात हो गई। यही क्या होगा बेटा, ये पूरा टेक्नोलॉजी क्या बता रहा है, यही है तुम्हारे लिए क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बात क्लियर हो गई। ऐसे ही हम लोग जीएम क्रॉप्स भी बनाते हैं, ऐसे ही बाकी सारी चीज़ें चलती हैं। और यहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान देना है बस, कि ये तो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा और एक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनेगा जिसके अंदर में जीन्स की छेड़छाड़ ऑलरेडी हो चुकी है। यही सेम टू सेम प्रोसेस है। अब इसी प्रकार से अब हम, जैसे ये तो पूरा एक बात हमने समझ लिया किसके बारे में, हमने समझ लिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या क्या होगा, हम बोलेंगे सर यही काम हम जीएम क्रॉप्स में कर लेंगे यार, जीएम क्रॉप्स में कॉटन वॉटन का प्रोडक्शन चाहिए होगा तो हम ऐसे ही कुछ कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ऐसे हम बिल्कुल कर सकते हैं। व्हाट नेक्स्ट नाउ, हमने बोला कि सर देखो ये अपना क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग तो हो गया, एक बार जीन एडिटिंग भी बता देते तो मज़ा ही आ जाता। हमने कहा लो भाई मज़ा अभी दिला देते हैं, जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग का क्या मतलब है, जरा हम इस बात को समझ लेते हैं एक बार। हम लोग लिखते हैं कि जीन एडिटिंग का मतलब क्या है, कि इट इज अ प्रोसेस टू मेक स्पेसिफिक चेंजेस इन द जीनोम, या फिर कोई भी एक जीन में, है ना, किसी एक जीन में या जीनोम में हम लोग को क्या करना है, कुछ भी स्पेसिफिक चेंजेस करने हैं। अब तुम पूछ सकते हो सर ये स्पेसिफिक चेंजेस का मतलब क्या होता है, ये तो हमें समझ में नहीं आया। लो भाई अभी समझा देते हैं। स्पेसिफिक चेंजेस का मतलब है ये है कि हम यहाँ पर किसी भी चीज़ को एडिशन के तौर पर दिखा सकते हैं, हम कोई भी डीएनए ऐड कर सकते हैं, कोई भी डीएनए डिलीट कर सकते हैं, एडिशन डिलीशन, हम किसी भी जीन को चेंज कर सकते हैं, मतलब ऑल्टरेशन भी कर सकते हैं, मतलब एडिशन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, या फिर रिमूवल की बात कर लो, और यहाँ पर ऑल्टरेशन की बात कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ लिखूँगा जिसके बारे में मैं थोड़ी थोड़ी बातें कर लूँगा बस। हम लोग लिखते हैं क्या बेटा, साइलेंसिंग भी कर देते हैं, साइलेंसिंग भी कर देते हैं। मतलब कि उस जीन को मारते वारते कुछ नहीं है, उसको वहीं रहने देते हैं, बस उसका फंक्शन छीन लेते हैं उसके से, कि भैया अब तुम आज से ये कुछ भी बना नहीं पाओगे, है ना। तो अब ये जो पूरा प्रोसेस हम देख रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन एडिटिंग। आपने बोला सर ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, थोड़ी बेसिक लेवल की बातें हमें बताइए तो समझ में आएगा। तो बेसिक ही तो करना है हमें, तो बेसिक चल लेते हैं। जीन एडिटिंग में हम लोगों ने बोला कि सर देखो अब यहाँ इस जीन एडिटिंग की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ के जो टूल्स हैं अब वो टूल्स बदल जाएंगे भाई, है ना। यहाँ पर जो टूल्स का इस्तेमाल होगा अब वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, वो सब नहीं इस्तेमाल होंगे। यहाँ पर टूल्स जो है वो बदल जाएगा, और जो टूल्स बदलेगा उस बदले हुए टूल्स का नाम क्या होगा, यहाँ पर इसी का नाम हम लोग रखते हैं बेटा CRISPR-Cas9, या फिर SDN की बातें करते हैं। अभी तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर टूल्स के नाम पर, एग्जाम्पल यहाँ टूल्स के नाम पर हमारे पास में क्या है भाई, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस। याद रखना ये न्यूक्लियस नहीं है, ये क्या बेटा, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस नहीं होता, ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो हमने बोला साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं, या फिर हम इसी को एक और नाम दे सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, इंजीनियर्ड न्यूक्लियस। साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस या फिर इंजीनियर्ड न्यूक्लियस। तुम्हारे दिमाग में खलबली मच रही होगी कि सर ये तो बताया नहीं आपने न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस तो पढ़ा था हमने, न्यूक्लियस किस बला का नाम है। तो देखो भाई न्यूक्लियस का मतलब बेटा बहुत सिंपल है, जैसे अभी हम लोग लिख भी रहे थे इस चीज़ को, जैसे तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वैसे ही मान लो इसको, बस उससे थोड़ा और एडवांस है। तो ये भी एक प्रकार से क्या काम कर रहा है, मॉलिक्यूलर सीजर के जैसा काम कर रहा है। तुम इसको कैसे इमेजिन कर सकते हो कि बेटा ये ना सेंसलेस पर्सन है, ना इसको दिखाई देता है ना सुनाई देता है, चलो सुनाई दे देता होगा, ना दिखाई देता है ना बोल पाता है ना कुछ कर पाता है, बस ये क्या करता है, कैंची लेके खच काटता रहता है। इसको जहाँ खड़ा कर देंगे कि लो भाई इधर काटो, तो ये इधर काटने लगेगा। इसको बोलेंगे नहीं रुको इधर ऐसा कर लो, ऐसे, अब ये इधर काटने लगेगा। तो हर जगह ये कट रहा है। इसको नहीं पता कहाँ काटना है, लेकिन ये काट रहा है भाई, इसका काम ही काटना है। इसको अगर हमें इस्तेमाल करना है तो हमने सोचा कि यार देखो इसको बेटा कोई एक बताने वाला चाहिए, जिसको कि ये इसे बता पाए कि यहाँ जाके काट दो, तो वहाँ काट दे ये जीन को, क्या दिक्कत है। तो
तो ये सीजर विजर जिसकी बातें कर रही, कौन काटने की बात हो रही है बेटा? हमारे बाल वाल काटने की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? डीएनए को कट करने की बात हो रही है ना। तो डीएनए को कट करने के लिए यहाँ पर हमने बोला कि भाई देखो, किसी भी प्रकार के तुम न्यूक्लियस का इस्तेमाल कर सकते हो, इंजीनियर्ड न्यूक्लियस या फिर यहाँ पर जो भी चीज़ें, मतलब न्यूक्लियस, इंजीनियर्ड न्यूक्लियस, साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस का नाम ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगर टूल्स की हम बातें करते हैं तो टूल्स में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जरा समझते हैं यार। हमने इसमें लिखा, एक मिनट, हाँ जी, हमने इसमें लिखा कि देखो भाई, टूल्स के नाम पर हमने एक एसडीएन पकड़ लिया यार। एसडीएन के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहला पार्ट हमने बोला, फिर से वही चीज़ कि हमें चाहिए क्या, एक मॉलिक्यूलर सीजर चाहिए। हमने कहा ठीक है भाई मंजूर, और बताओ क्या चाहिए तुम्हें। दूसरा इसने बोला कि भाई देखो, हमें चाहिए एक प्रकार से हमें चाहिए ऐसा जो कि हमारे इस मॉलिक्यूलर सीजर को ना गाइड कर दे यार, कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, चलो इधर आओ इधर आओ, यहाँ काट दो, यहाँ पर देखो काटने का तुम्हारा मनता है, यहाँ काट दो। तो ये बस उस चीज़ को कट कर दे वहाँ ले जाके, तो इसको कोई गाइड करने वाला चाहिए, है ना। तो हमने बोला अच्छा भाई बढ़िया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, गाइड आरएनए। तीसरे नंबर पर हमने क्या बोला, हम बोला यार तीसरा देखो ऑप्शनल है, चाहो तो ले सकते हो, ना चाहो तो कोई बात नहीं। इसमें हमने बोला कि यहाँ पर आ सकता है बेटा तुम्हारे लिए न्यू सेट ऑफ डीएनए, न्यू सेट ऑफ डीएनए। अच्छा, अब तुमको एक बात का तुम्हें शक हो रहा होगा, तुमको एक मन में डाउट, खलबली मच रही होगी कि सर यार ये तो तुमने कंफ्यूज कर दिया सर जी, ये क्या कर दिया आपने। ये बताओ कि अभी अभी तो आपने बताया है कि जब भी हम किसी फॉरेन एंटिटी का, फॉरेन स्पेशी का जीन अगर ऐड करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाएगा। और अभी यहाँ पर आप बोल रहे हो कि एडिटिंग क्या कराएगा, एडिंग क्या कराएगा, जीन एडिटिंग कहलाएगा। ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। हाँ देखो, यहाँ पर एडिशन है बेटा, बट ये एडिशन जो है ना, ये किसी भी प्रकार के किसी दूसरे इंसानों के जीन का एडिशन नहीं है ना। एडिशन यहाँ पर भी है, एडिशन हो सकता है यहाँ पर हो, लेकिन ये जो एडिशन होगा वो लैब मेड होगा ये, है ना। ये कोई स्पेशीज से काट के निकाला नहीं गया होगा। ये क्या होगा, दिस एडिशन विल बी ऑफ लैब मेड जीन्स। तो हम लैब मेड जीन्स का एडिशन करेंगे तो ये अलाउड है। और इनफैक्ट इसीलिए जो न्यू सेट ऑफ डीएनए है, इसी को हम लोगों ने बोला क्या, इसी को बोला कि भाई साहब देखो, जब तुम कट कर दोगे, गाइड आरएनए मॉलिक्यूलर सीजर को बता दे कि भाई देखो यहाँ काट दो, तो उसने काट दिया। अब अगर वो काटने वाले हिस्से को फैलो छोड़ देते, ऐसे ही छोड़ देते, तो वो अपने आप ही वहीं से जुड़ जाता। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हमारे पास एक नया जीन है, बैकपैक में से तुरंत ही एक नया जीन निकाल के वहाँ पर चिपका दिया। बोले कि हाँ अब सही लग रहा है, यस। ये नया वाला जीन कहाँ से आया? ये नया वाला जीन बेटा लैब में बना है, ये किसी स्पेशीज़ का नहीं है, इंसानों का नहीं, बकरी का नहीं, कुत्ते बिल्ली का, किसी का नहीं है, ये किसी भी स्पेशीज़ का नहीं है ना। तो ये क्या है, न्यू सेट ऑफ डीएनए है, ये लैब मैन्युफैक्चर्ड है। बट ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जो ये .3 है, .3 इज ऑप्शनल इन जीन एडिटिंग। इसको कर भी सकते हो और नहीं भी करोगे तो भी प्रोसेस कंप्लीट ही कहलाएगा। ये ऑप्शनल है तुम्हारे लिए। ऑप्शनल मतलब कि अरे यार तुम अपने ऑप्शन सब्जेक्ट से मत समझ लेना इसको कि अरे सर हमारा ऑप्शनल तो सोशियोलॉजी था, आप कह रहे हैं कि हमारा ऑप्शनल जो है वो न्यू सेट ऑफ डीएनए। अरे वो वाला ऑप्शनल नहीं भाई, ऑप्शनल मतलब तुम इसको ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, ऐसा वाला ऑप्शन। तो ठीक है भाई, टूल्स के बारे में बातचीत हो गई अपने को। अब यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया चीज़ आती है, बहुत ही बढ़िया चीज़ आती है कि देखो, हम इन टूल्स का इस्तेमाल करके या तो एक पर्टिकुलर हिस्से को हमेशा हमेशा के लिए हटा दें, या फिर हम उसको क्या करें, साइलेंट कर दें, उसको चुप करा दें, वो वहीं रहे लेकिन कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए। क्या मतलब है इसका, जरा समझते हैं। सबसे पहले तो ये टूल्स के एग्जाम्पल देखते हैं ना, टूल्स के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जो आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, CRISPR-Cas9। ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा एडवांस स्टेज ऑफ एसडीएन, साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस है। ये CRISPR क्या होता है भाई, CRISPR होता है बेटा क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड
शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, अभी क्या मतलब है, कुछ कुछ चीज़ों का मतलब पता है, कुछ को पता ही नहीं है सर हमें तो। जैसे कि पैलिंड्रोमिक का नेचर क्या होता है, मतलब वेरी सिंपल है। पैलिंड्रोम्स जो होते हैं तो इंग्लिश लिटरेचर के पार्ट है। हाँ हाँ, बचपन में पढ़ा होगा। जैसे कि तुमने एग्जाम्पल में क्या लिखा भाई, मलयालम, इसको तुम इधर से इधर पढ़ो या फिर इधर से इधर पढ़ो, क्या दोनों सेम ही लिख रहा है क्या? अरे अरे हाँ भाई, इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, इसी को बोलते हैं बेटा पैलिंड्रोम बोलते हैं, पैलिंड्रोम। अब ऐसे पैलिंड्रोम बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ऐसे आई ई वाई ई, चाहे जिधर से पढ़ो, लेकिन तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी, ऐसे बड़ा मलयालम टाइप का कोई वर्ड नहीं मिलेगा तुम्हें जल्दी। बट ठीक है, एनी हाउ पैलिंड्रोमिक का मतलब समझ गए। और क्या, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस का मतलब क्या है? क्लस्टर्ड मतलब गुच्छे में होंगे और गुच्छे में थोड़ी थोड़ी दूर दूर पर होंगे। क्या होंगे दूर दूर पर, थोड़ी थोड़ी दूर पर? ये पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, मतलब बेस पेयर की बात हो रही है कि वो बेस पेयर के कुछ हिस्से जो कि ऐसे पैलिंड्रोमिक नेचर के होंगे वो थोड़ी थोड़ी दूर पर रिपीट होते रहेंगे। इन्हीं को क्या बोला है हमने, क्रिस्पर कैस9। क्रिस्पर कैस9 देखा जाए ना तो बेसिकली दिस इज अ टूल फॉर बैक्टीरिया, दिस इज अ टूल फॉर बैक्टीरिया टू फाइट अगेंस्ट वायरसेस। देखो हमने क्या किया कि हमारे शरीर के अंदर में चाहिए हमें इम्यून सिस्टम, तो हमने अपने इम्यून सिस्टम को तगड़ा कर दिया है ना। लेकिन अगर यही चीज़ हम बोलें कि यही सबके लिए हम सोच रहे हैं, नहीं, सबके लिए तो नहीं सोच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम देखो ये क्या करेगा, ये बेसिकली यही काम तो करेगा। मान लो बैक्टीरिया से हमने कोई चीज़ निकाल लिया, अब बैक्टीरिया वो काम नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ठीक है जैसा भी है, बट एनी हाउ हम इसमें एक दो चीज़ जो पढ़ना चाहते हैं वो ये है कि क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स का मतलब क्या है। देखो इसको समझने के लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि क्रिस्पर कैस9 जो है इट इज द, हम लिख सकते हैं दिस इज द इम्यून रिस्पॉन्स कहीं मक्खी बैठी है तभी ये इरेज नहीं हो रहा है। अब सही है। हमने बोला इम्यून रिस्पॉन्स, किसका इम्यून रिस्पॉन्स? इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बैक्टीरिया अगेंस्ट वायरस। अच्छा, वायरस की बात तो हमने कल लास्ट लेक्चर में भी की थी, ना। वायरस क्या था? जिंदा भी है, मरा भी हुआ है। ये जैसे ही बैक्टीरिया के अंदर जाएगा बेटा वो जिंदा हो जाएगा भाई साहब, वो हाईजैक करने पर तुल जाएगा। तो उसी हाईजैक को रोकने के लिए बैक्टीरिया अपने लिए क्या करता है, क्रिस्पर कैस9 की मैकेनिज्म रखता है। तो इसके वजह से वो अपने आप को डिफेंड करता है। हमने इसमें से क्या लिया, कैस9 निकाल दिया। हमने बोला कि भाई हमारा अलग है, हमारा वाला अलग है। हमने क्या बोला, हमारे वाले में क्या क्या होगा? हमने बोला यहाँ पर देखो मॉलिक्यूलर सीजर के नाम पर तुम्हारे पास में क्या आएगा भाई, कैस9 आएगा। कैस9 ये कहाँ से लिया गया बेटा? ये बैक्टीरिया से डिराइव किया गया। ऐसा लिख भी सकते हैं कि डिराइव्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। फिर ये गाइड आरएनए की अगर हम बात करें तो दीज आर लैब मेड आरएनए जो है वो कैसे होते हैं भाई, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। लैब मेड आरएनए, ये गाइड आरएनए बना दिया हमने। अब गाइड आरएनए को हम कैस9 की पीठ पर बैठा देंगे विक्रम बेताल टाइप्स के, और बोल देंगे जा भाई जहां जाना है, जहां पर जिसको जो जहां पर काटने को बोले, ये गाइड आरएनए। मॉलिक्यूलर सीजर तुमको भूलना नहीं है बेटा, कैस9 है, ये कैस9 है, तो कैस9 है, तुम्हारा काम है काटना, तुम जिंदा पैदा इसीलिए हुए हो। जाओ, गाइड आरएनए तुमको गाइड कर रहा है, जहां पर बोलेगा वहां काट देना, ये जाएंगे काट के चले जाएंगे बिल्कुल बढ़िया से। और वहीं पर अगर कुछ और लगाना होगा तो ये हमारे लिए ऑप्शनल है, हम इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस अपना बन गया किसका, ये पूरा प्रोसेस बन गया बेटा किसका, अपना जीन एडिटिंग का हो गया, जीन एडिटिंग का हिस्सा हो गया।
अब इसी प्रकार से बेटा हमारे पास में ऐसा एक बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा हिस्सा आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जीन थेरेपी बोलते हैं। जीन थेरेपी बेसिकली इसी का एप्लीकेशन है ना। हम लोग क्या लिखते हैं भाई, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है? सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ जीन एडिटिंग। एप्लीकेशन ऑफ जीन एडिटिंग। सबसे पहले क्या है कि एडिटिंग का, जीन एडिटिंग का ही एप्लीकेशन है। इसमें होता क्या है भाई, हम बोल रहे हैं कि इसमें होता है सर कि, सुन लो भाई, सुन लो, ध्यान से सुन लो। इसमें होता है जीन थेरेपी में कि इन दिस प्रोसेस फॉल्टी जीन्स या फिर बेस पेयर्स are replaced by a healthier one. That's it. मतलब कि जितने भी फॉल्टी डीएनए होंगे उनको हटा के एक हेल्दियर वन लगा दिया जाएगा। कैसे? हम फिर से एग्जांपल देखते हैं भाई, क्या क्या मतलब है इसका। हम मान रहे हैं कि, मान लेते हैं कि अगर ये हमारे पास में एक बेस डीएनए है, इस बेस डीएनए में सब कुछ सही है, बजाय इसके मान लेते हैं यहां पर एक, ये जीन यार काम का नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं है ना, ये अच्छा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये अच्छा नहीं है तो क्या करें बेटा, ये यहां पर जाओगे तो यहां पर तुमको बोल देंगे कि भैया अच्छी वाली जीन लगा के देंगे, टेंशन मतलब तुम, ये लो भैया अच्छी वाली जीन लगा दे रहे हैं तुम्हारे लिए। whenever we will replace this with good, ये लो भाई, this is basically faulty base pair। और यहां पर हम ये क्या देख रहे हैं, अरे तेरी चमत्कार हो गया है। तो ये बेटा तुम्हारे लिए है ट्रीटेड, मतलब कि फंक्शनल बेस पेयर। ये लो भाई, फंक्शनल बेस पेयर तो है ये, साथ ही साथ ये क्या है, हेल्दियर भी है भाई, ये भी लिख लो, हेल्दियर। हेल्दियर बेस पेयर है भैया, हेल्दियर बेस पेयर। ये लो भाई, अब मज़ेदार हो गया, ट्रीटमेंट भी हो गई, मज़ा ही आ गया। तो थेरेपी का मतलब ही तो यही होता है। थेरेपी जब भी तुम जाते हो कि अरे थेरेपी लेनी पड़ेगी, थेरेपी का मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है ना, एक प्रोसीजरल ट्रीटमेंट है। तो ये भी एक प्रकार का प्रोसीजरल ट्रीटमेंट ही है। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, फॉल्टी जीन्स को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, हेल्दियर वंस के साथ में। हेल्दियर वंस के साथ में जैसे ही ट्रीट करते हैं भाई साहब, अब इसकी बीमारी भी गई और इनफैक्ट वो जड़ से गई। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीन थेरेपी बोलते हैं बेटा, जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी में बताओ भाई, जीन एडिटिंग का पार्ट तुम्हें दिख रहा है क्या साफ साफ? अरे बिल्कुल दिख रहा है भाई, यही तो है। अब जीन थेरेपी के बेटा कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ना, ये एग्जाम्पल्स हम लोग एडवांस क्लासेस में पढ़ेंगे। मैं तुम्हें अभी सिर्फ के लिए हिंट दे देता हूँ। एक है बेटा तुम्हारे लिए क्या, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। MRT। दूसरा एग्जाम्पल है तुम्हारे लिए माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के बाद दूसरा एग्जाम्पल है तुमका एग्जाम्पल का दे दूं भैया, हाँ, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के बाद लिख लो तुम कार टी सेल थेरेपी। ये भी लिखा भी था हमने, कार टी सेल थेरेपी। कार का मतलब यहां पर क्या है भाई, कार का मतलब है बेटा काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स। तो यहां पर एक हमने बोला कार्टी सेल, तीसरा एक और लिख सकते हैं हम लोग, एक और क्या है भाई, स्टेम सेल थेरेपी, है ना, स्टेम सेल थेरेपी। तो ये भी एक हिस्सा हो सकता है भाई, स्टेम सेल थेरेपी हो गया। तो ये सब के सब क्या है, इसके टूल्स नहीं बोलूंगा मैं, इसके एप्लीकेशंस बोल दूंगा यार,
एप्लीकेशंस हैं ये। तो ये क्या हो गया अपने लिए, ये क्या हो गया बेटा, जीन थेरेपी का भी जुगाड़ हो गया अपना। जीन थेरेपी क्या है, जीन एडिटिंग का एक एप्लीकेशन है। इसके अलावा हमारे पास में एक और हिस्सा आता है जिसको हम लोग जीन से रिलेटेड और क्या कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं बेसिक में अपने। हाँ, एक लिखते हैं बेटा हम लोग जीन साइलेंसिंग को लिख लेते हैं, है ना, जीन साइलेंसिंग। जीन साइलेंसिंग ये क्या होता है सर, हम बोल रहे हैं कि देखो बेटा जीन साइलेंसिंग जो है ना, इट इज अ वे ऑफ जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग को परफॉर्म करने का एक तरीका है साइलेंसिंग ऑफ द जीन से, और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा RNA आई टेक्नोलॉजी, RNA आई टेक्नोलॉजी। अब यहां पर जो हमारे लिए आई है, इस आई का मतलब है इंटरफेरेंस। RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, इसके अंदर होता क्या है, सेम वही चीज जैसा अभी हमने बताया कि अगर कोई भी फॉल्टी DNA होगा तो हम देखो एक प्रोसेस हमने पढ़ा था, है ना, इसको याद करना जरा। हमने ये वाला प्रोसेस पढ़ा था क्या, एक तो था DNA जो है वो जब प्रोटीन सिंथेसाइज करना होता है तो वो अपने mRNA में बदलता है, और mRNA जब राइबोसोम के पास पहुंचता है तो वो राइबोसोम इंटर्न उससे प्रोटीन बना देता है। ये वाला प्रोसेस तो हमने पढ़ा ही था। हमने बोला कि यार दिक्कत क्या है यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जीन साइलेंसिंग में क्या है। हम बोल रहे हैं यार प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि एट द एंड जो प्रोटीन बन रहा है दैट इज फॉल्टी। हमने कहा अच्छा यार चलो थोड़ा ट्रेस करते हैं यार इसकी गलती कहाँ से हुई है। हमने ट्रेस किया कि अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है, फॉल्टी प्रोटीन का बनना। हमने कहा यार देखते हैं क्या दिक्कत है। हमने देखा अरे ये तो फॉल्टी mRNA है यार। फॉल्टी mRNA भाई जैसा ही राइबोसोम के पास जाएगा वो वैसा ही तो प्रोटीन बनाएगा। अगर फॉल्टी mRNA है तो फॉल्टी प्रोटीन भी बनेगा। हमने कहा नहीं और शुरू से देखो भाई, और शुरू से देखा हमने कहा ले पंगा क्या है, DNA में है, DNA ही फॉल्टी है भाई। तो DNA जब फॉल्टी है तो ये फॉल्टी mRNA बनवा रहा है, और ये फॉल्टी mRNA ही फॉल्टी प्रोटीन बना रहा है। हमने कहा भैया देखो इसका एक सिंपल इलाज बताते हैं। देखो DNA में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। हर बार क्या होता है, ये जो राइबोसोम, अरे जो ये mRNA है, ये mRNA ही तो है जो कि किसके पास जाता होगा, राइबोसोम के पास जाता होगा, और राइबोसोम इंटर्न ये प्रोटीन बनाता होगा। राइबोसोम के पास तो वैसे कोई दिमाग नहीं है, उसको जो ऑर्डर देगा वो वैसा प्रोटीन बना देता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि इसने बोला कि भाई देखो mRNA तुम एक काम करो, तुमने ये वाला प्रोटीन बना दो। फिर ये लगा अरे ये वाला प्रोटीन बना दो मतलब ये कौन बताता है भाई, mRNA बताता है क्या। ओ माय गॉड, हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले या तो mRNA को छेड़छाड़ कर लेते हैं या फिर हम लोग राइबोसोम को छेड़छाड़ कर लेते हैं। तो मान लो कि हमने राइबोसोम जो है, राइबोसोम हमने इसी को क्या कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। कंफ्यूज कैसे किया, हमने बोला देखो भाई एक तो ओरिजिनल mRNA तो उसके पास था ही, हमने इसको चकमा देने के लिए क्या किया, हमने एक लैब मेड ऑपोजिट mRNA बना दिया, एंड देन इंसर्ट, है ना। मतलब कि जो भी हमारे पास में ओरिजिनल mRNA था उसको हमने कोई पंगा नहीं किया भाई, उसके साथ हमने ओरिजिनल जो था हमारे पास में DNA उसमें कोई पंगा नहीं किया। जो mRNA था, जो ओरिजिनल mRNA था उसके साथ ही साथ हम लोगों ने एक लैब मेड ऑपोजिट mRNA भेज दिया, है ना। एंड देन इट इज सेंट, हम लोग बोलते हैं कि एंड देन इट इज सेंट इनसाइड द सेल। अब सोचो सेल के अंदर क्या होगा भाई, राइबोसोम एक जब भी mRNA को पढ़ेगा
कि अच्छा ये वाला प्रोटीन बनाना है, तब से दूसरा वाला आ जाएगा, कह अरे उसको छोड़ो भैया, हमें बनाओ, हम फर्स्ट। तो बोलेगा अरे तुम भी आ गए यार, अच्छा तुमको बनाना पड़ेगा, अरे यार लेकिन तुम्हारे पर तो ए लिखा है, अरे तुम्हारे पर तो सी लिखा है यार, ओ माय गॉड किसकी बात मानूं, मुझे समझ में क्यों नहीं आ पा रहा है, भगवान मेरी रक्षा करो। अरे राइबोसोम पगला जाएगा भाई साहब, वो उसको समझ में नहीं आएगा कौन सा वाला उठाना है। जब वो उठा ही नहीं पाएगा बेचारा, राइबोसोम कोई प्रोटीन बना ही नहीं पाएगा, तो फॉल्टी प्रोटीन बनेगा ही नहीं। फॉल्टी प्रोटीन नहीं बनाना, यही तो मकसद था हमारा, फॉल्टी प्रोटीन ना बने भाई, यही मकसद तो अचीव कर लिया हमने। क्या हमने किसी भी प्रकार से जीन डीएनए में छेड़छाड़ की, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था उसमें छेड़छाड़ की? नहीं, ओरिजिनल स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ नहीं की, बल्कि हमने एडिशनली उस सेल में राइबोसोम को कंफ्यूज करने वाला एक दूसरा मैसेंजर आरएनए टाइप कुछ डाल दिया। अब भाई साहब वो बौरा आ गया, पगला आ गया, बोला अरे भाई साहब अरे तेरी तो ये तो सी और टी साथ में आ रहा है यार, मैं सी को पढ़ूं कि टी को पढ़ूं, ओ हो। उतने में कंफ्यूज होगा, वो सब जितने भी होंगे सबके बोटी टुकड़े एमआरएनए के तोड़ ताड़ के फेंक देगा। इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? आरएनए इंटरफेरेंस बोलते हैं। मतलब कि इंटरफेरेंस किस बात में? हमने राइबोसोम में इंटरफियर कर दिया। राइबोसोम को बोला कि क्या भाई तू कौन सा एमआरएनए बनाने को है रे भाई तू? तो उसने बोला कि अरे ऑर्डर आया है अपने को ये वाला प्रोटीन बनाना है। बोला कि भाई अगर ये भी ऑर्डर आया है तो ये भी तो है अपने पास एमआरएनए, इसको भी तो बनाने का है अपने को। तो बोलेगा ओ भाई साहब दो एमआरएनए। वो जुड़वा मूवी देखिए जिसमें बोलता है अरे मेरे दो बाप, तो वैसे ही समझ लो राइबोसोम भी पकड़ा जाएगा, वो बोलेगा अरे दो एमआरएनए, किसको बनाऊं किसको ना बनाऊं भाई साहब, बहुत कन्फ्यूजन, बहुत हार्ड और करके हटा देगा भाई साहब, है ना, काट कूट देगा, कुछ नहीं बनाएगा। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा इसका रिजल्ट क्या होगा बेटा? इसका रिजल्ट होगा कि नो प्रोटीन इज फॉर्म्ड। इट मीन्स कि वी हैव स्टॉप्ड faulty protein from making। और तुम सोचो क्या ये हमारे लिए एक सोल्यूशन है? बिल्कुल सोल्यूशन है यार, एकदम सोल्यूशन है। जीन एडिटिंग, अब तुम बोलोगे सर इसमें जीन कटा पिटा तो नहीं? अरे भैया काटने पीटने की जरूरत हर बार नहीं होती है। अल्टीमेटली देखो तुम कि तुम्हारा काम हुआ ना। अब जो जीन फॉल्टी था, डीएनए जो फॉल्टी था, अब क्या वो प्रोटीन बना पा रहा है? नहीं बना पा रहा है। हमारा काम हो गया भाई साहब, हो गया भैया, जीन साइलेंसिंग हो गई। इसको क्या बोलते हैं हम? आरएनए इंटरफेरेंस बोल देते हैं भाई, आरएनए इंटरफेरेंस। एग्जाम्पल अगर तुम्हें चाहिए इसका तो तुम इसमें लिख सकते हो बेटा क्या? फ्लावर सार टोमेटो। इसका मतलब है जीएम टोमेटो, जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो है। अच्छा इसकी कहानी भी समझा देता हूँ भाई। क्या था कि टोमेटो के अंदर बेटा एक फॉल्टी प्रोटीन बन रहा था। इस फॉल्टी प्रोटीन के बनने से टमाटर जल्दी सड़ जा रहा था। तो हमने कहा कि यार सारे फसाद की जड़ यार ये प्रोटीन है, ये ना बने ना तो टमाटर बहुत लंबा चल जाए, हाँ नहीं तो हमने कहा ठीक है भाई नहीं चलाना है तो आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए टेक्नोलॉजी इसके अंदर लगा दी हमने। जितना भी फॉल्टी प्रोटीन बनता था सबको हटा डाला हमने बोला कि भैया लो खत्म, टीम टाम सब कुछ दे दिया हमने, खत्म, नील बटे सन्नाटा, गाया जाओ भाग जाओ। अब तो अब यहाँ पर जब वो फॉल्टी प्रोटीन बन ही नहीं रहा है तो ये टमाटर सड़ेगा कैसे? सड़ा ही नहीं भाई साहब, सड़ा नहीं तो ये 3-3 4-4 हफ्ते चलने लगा। हमने कहा यार ये लो भाई, हमने इसकी शेल्फ लाइफ ही बढ़ा दी। कैसे बढ़ाई? आरएनए की टेक्नोलॉजी की वजह से। कैसे? हमने फॉल्टी प्रोटीन को बनने से रोक दिया, ऐसे, है ना। तो ये क्या है बेटा? ये क्या है? फ्लावर सार टोमेटो, ये जीएम टोमेटो है ना। इसमें क्या होता है? इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा दी हमने, शेल्फ लाइफ बढ़ा दी। आई होप कि ये सारी बातें तुमको बेटा एकदम मजेदार तरीके से समझ में आई है, इसमें कोई दिक्कत समस्या कुछ है ही नहीं। अब मैं वो डिस्क्लेमर की बात करता हूं जो मैंने तुमको बिल्कुल शुरुआत में बताई थी। मैंने बताया था ना कि लास्ट बताऊंगा मैं। अब देखो डिस्क्लेमर क्या कहता है। डिस्क्लेमर मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुमको हो गया अरे सर घुमा फिरा के रायता कर दिया आपने। तो सुन लो बात, सुनो ध्यान से सुनो। हमने देखो क्या समझा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक फॉरेन डीएनए ऐड होता है और जीन एडिटिंग में सर कोई भी फॉरेन डीएनए ऐड नहीं होगा, या फिर कोई ऐड होता भी है तो लैब मैन्युफैक्चर्ड होगा, वो कोई दूसरे स्पेशीज का नहीं होगा। और उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, काट सकते हैं, ऑल्टरेट कर सकते हैं। मतलब जीन थेरेपी में जैसे हमने देखा कि हम उसको फॉल्टी जीन को किसी हेल्दियर जीन के साथ में रिप्लेस भी कर सकते हैं। और चौथा हमने पढ़ा सर जीन साइलेंसिंग वगैरह था। तो ये जीन एडिटिंग हो गया। और इधर क्या पढ़ा हमने? इधर पढ़ा हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा है कि नहीं। अब देखो यूजुअली बेटा होता क्या है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ना वो एक वाइडर टर्म है, वो एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म मतलब क्या होता है बेटा? एक वाइडर टर्म है जिसके अंदर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं।
तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कई बार ना एकदम जनरल पर्पस में इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर जीन के साथ कुछ भी छेड़छाड़ हुआ तो मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग। हाँ, मतलब जीन के साथ तुमने कुछ भी किया, इवन जीन साइलेंसिंग किया, क्या किया भैया? जेनेटिक इंजीनियरिंग किया। किसी ने जीन एडिटिंग भी कर दी तो क्या किया? जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग कर दिया। किसी ने फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर दिया, क्या किया? जेनेटिक इंजीनियरिंग कर दिया। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग असल मुद्दे पर देखा जाए तो इन जनरल सेंस बेटा सभी चीजों को इंक्लूड कर लेता है। मतलब कि जो जीन एडिटिंग के अंदर में हमने अभी तक पढ़ा, हमने इस लेक्चर में जो भी चीजें, जितना भी चीज पढ़ा है, वो सब का सब क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग है इन जनरल पर्पस। लेकिन जनरल पर्पस के अलावा अगर कोई तुमसे पूछ ले कि नहीं 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 जनरल वाला नहीं चाहिए मुझे, तुम स्पेसिफिक होकर बताओ कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन एडिटिंग में क्या अंतर है, तब तुम अपना दिमाग पूरा लगाओगे और बताओगे भैया देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग में फॉरेन डीएनए का इंक्लूजन होता है, लेकिन जीन एडिटिंग में हम वैसे ही रीड कर देते हैं। तो जो हमने पढ़ा है वो गलत नहीं है, लेकिन कई सारे किताबों में जेनेटिक इंजीनियरिंग को एक वाइडर टर्म के तौर पर अप्लाई किया गया है। और हमने ये सीखा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हम किसी भी प्रकार के डीएनए के छेड़छाड़ में उपयोग कर सकते हैं, वहां पर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? बस इतना ही था, फिर और क्या। आज के लेक्चर को हम यहीं पर अंत करेंगे। आशा करते हैं कि आपको बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल जड़ से समझ में आया है, और जब भी हम एडवांस क्लासेस में कभी मिलेंगे तो हम इन सभी के ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। हम पूरी कार्टी सेल थेरेपी पढ़ते हैं, एमआरटी थेरेपी पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी कैसे होता है हम ये भी पढ़ते हैं। इनफैक्ट हम लोग यहाँ पर जो कार्टी सेल थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी की बात की, इन सब पर एक क्लास बीत जाता है ना, इतना डिटेल्ड है ये सब। तो हम इतने डिटेल्ड बातों को हम करेंगे अपने किसी एडवांस क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में आपका बेसिक मकसद, हमारा बेसिक मकसद ये था कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए बायोटेक्नोलॉजी के लिए, और मुझे लगता है कि वो बेहतर तरीके से डेवलप हो चुकी है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।